बड़ी खबर लखनऊ से है। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी शामिल होगी। 2023-24 के सत्र में नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम में जीवनी को शामिल किया गया है। तो वीर सावरकर की जीवनी को पढ़ाया जाएगा बच्चों को, और इसके साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष, नाना साहेब की जीवनी गाथा भी शामिल की गई है। सीवी रमन, बेगम हजरत महल सहित 50 महापुरुषों की जीवनी को शामिल किया गया है। और कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र छात्राएं हैं वो इन महापुरुषों की जीवनी को पढ़ेंगे और इनके जीवन चरित्र से वाकिफ होंगे। यूपी भाजपा ने चुनाव के दौरान 50 महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का वादा किया था, और यूपी बोर्ड के शासन को भेजे प्रस्ताव को मंजूरी के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है। तो बड़ी खबर, नई शिक्षा नीति के तहत जिस तरीके से तमाम बदलाव हो रहे हैं उनमें एक बड़ा बदलाव यह है कि यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी को शामिल किया गया है। 2023-24 के सत्र में नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल की गई है जीवनी। चंद्रशेखर आजाद की भी जीवनी पढ़ाई जाएगी। अरविंद घोष, नाना साहेब की जीवन गाथा को भी शामिल किया गया है। और इन महापुरुषों में सीवी रमन, बेगम हजरत महल सहित 50 महापुरुषों के नाम शामिल हैं जिनकी जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाएगी। और ये जो पाठ्यक्रम लागू हुआ है लगभग 50 महापुरुषों का, कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राएं महापुरुषों की जीवनी पढ़ेंगे। यूपी भाजपा के चुनाव के दौरान ये घोषणा की गई थी यूपी भाजपा की तरफ से, और अब उस चीज को लागू किया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो जीवन गाथा है उसे शामिल करने का वादा किया गया है। यूपी बोर्ड के शासन को भेजे प्रस्ताव की मंजूरी के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इन महापुरुषों की जीवन गाथा को जोड़ दिया गया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से है। माध्यमिक शिक्षा परिषद में यूपी बोर्ड में अब वीर सावरकर की जीवनी को शामिल किया जाएगा। हालांकि 50 महापुरुषों के नाम इसमें शामिल है, लेकिन जिस तरीके से वीर सावरकर को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप चलते हैं उन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि अब उत्तर प्रदेश बोर्ड में वीर सावरकर की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाएगी। और अब बात करते हैं तीसरे मोर्चे की कवायद की। पटना में कुछ ही देर में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। विपक्षी दल के कई नेता बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंच गए हैं। तो आज महामोर्चा यानी कि तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद है। और अब देखिए, कांग्रेस जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब वो पहुंचे तो किस तरीके से उनका गुलाब देकर स्वागत किया गया। हालांकि जो तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं ये कांग्रेस का कार्यकर्ता हैं, लेकिन और देखिए राहुल गांधी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं बैठक के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो जयंत चौधरी इस वक्त देश से बाहर है, तो वो इस बैठक में नहीं जा रहे हैं। लेकिन कोशिश और कवायद ये है कि तीसरा मोर्चा बने, और इसकी अगुवाई करने की कोशिश में है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विपक्षी दलों की बैठक में जो तमाम पोस्टर्स हैं विपक्षी दलों के लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ देखिए बैठक से पहले जो पोस्टरबाजी हो रही, जरा इसको आप देख लीजिए। इसमें भगवान कृष्ण का जो विश्व सर्वधर्म स्वरूप है उसे लगाया गया है, और उसमें राहुल गांधी की फोटो है, लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, नीतीश कुमार हैं। जितने भी विपक्ष के बड़े नेता हैं उसमें इन स्वरूपों को लगाया गया है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो विराट गठबंधन है ये राजनीति में महाभारत जैसे जंग को और बदलाव को लेकर आ सकता है। हालांकि जो विपक्ष के नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार क्रांति की धरती है। इंदिरा गांधी के खिलाफ भी जब क्रांति का बिगुल फूंका गया था तो बिहार की धरती से ही जयप्रकाश नारायण ने फूंका, और एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की बात हो रही है तो बिहार की धरती में ही सारे नेता जुट रहे हैं, और यहां से भी एक नई क्रांति का आगाज होगा। तो विपक्षी दलों की बैठक के मुद्दे क्या है, चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा और चुनौती यह है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाए, चर्चा हो जाए कि एजेंडे क्या रहेंगे। 450 सीटों पर विपक्ष की रणनीति पर चर्चा है, और 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार उतारे जाएं, इस पर चर्चा होगी। मोदी के खिलाफ कौन चेहरा हो सकता है, इस पर चर्चा होगी, क्योंकि सारे बड़े नेताओं को मुख्य प्रधानमंत्री बनना है। क्या सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े, इस पर मंथन होगा। यूपीए संयोजक को लेकर चर्चा होगी, और यूपीए चुनाव प्रचार प्रमुख के पद पर चर्चा भी होगी। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर मंथन होगा। मणिपुर हिंसा को विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना रहा है, और उस पर भी चर्चा होगी कि जिस तरीके से वहां पर मैती की बात करें, नागाओं की बात करें, जिस तरीके से टकराव का माहौल बना हुआ है आरक्षण को लेकर,
उस मुद्दे को भी विपक्ष जोर शोर से उठाने की कवायद में है और यही कोशिश है कि एकता बन जाए, 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार उतरे, इस पर माहौल बन जाए। मोदी जी के खिलाफ चेहरा कौन होगा, इस पर ही बन जाए, क्योंकि कांग्रेस के ही बड़े नेता है प्रमोद कृष्णम, वो कह चुके हैं कि मोदी के खिलाफ आप अगर मजबूत चेहरा नहीं ले आएंगे तो सारी कवायद व्यर्थ हो जाएगी। विपक्ष की बैठक से पहले राहुल गांधी बिहार कांग्रेस ऑफिस पहुंचे, यहां पर नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को सब मिलकर हराएंगे। तो विपक्ष की बैठक से पहले राहुल गांधी बिहार में जो पटना में कांग्रेस का दफ्तर है वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि नफरत को मोहब्बत से हराना है, हम एक साथ भाजपा को हराने जा रहे हैं। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई और मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, इस स्टेट से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। और बड़ी खबर है, नोएडा के एपीजे स्कूल में स्विमिंग पूल में एक सीए की मौत हुई है। निशांत नाम के युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर एपीजे स्कूल के स्विमिंग पूल में निशांत नाम के युवक की मौत हुई है, जो सीए थे। और अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और सीसीटीवी कैमरों से जांच पूरे मामले की चल रही है कि ये हादसा है या फिर कुछ और है। तो बड़ी खबर है, नोएडा के नामी गिरामी एपीजे स्कूल में स्विमिंग पूल में एक सीए की मौत हो गई। उनका नाम निशांत बताया जा रहा है और इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। जो सीसीटीवी फुटेज उनको खंगाला जा रहा है और मामले की जांच चल रही है कि आखिर ये मौत जो हुई है इसके पीछे की वजह क्या है। तो नोएडा के एपीजे स्कूल में एक बड़ा हादसा हुआ है, स्विमिंग पूल में एक सीए की मौत हो गई। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि जो मौत हुई है इसके पीछे की वजह क्या है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए जांच पड़ताल की जा रही है हर एक मोमेंट की, कि स्विमिंग पूल में असल में हुआ क्या था, किन परिस्थितियों में सीए की मौत हुई और कौन कौन लोग उस वक्त मौजूद थे, क्या कोई वहां पर था या नहीं था, किस हालात में जान चली गई निशांत की। ये तमाम जो सवाल हैं, इन सवालों के जवाब नोएडा पुलिस इस वक्त तलाशने की कोशिश कर रही है। तो बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर एपीजे स्कूल के स्विमिंग पूल में एक सीए की मौत हो गई। एपीजे स्कूल के स्विमिंग पूल में निशांत नाम के युवक की मौत हुई है, जो पेशे से सीए थे। और पुलिस इस घटना के बाद मौके पर पहुंची है और अब तमाम जो पक्ष हैं वो देखे जा रहे हैं। जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनकी फुटेज को खंगाला जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में सीए की जान स्विमिंग पूल में गई है। और बात बरेली की करते हैं, जहां पर बिजली विभाग के एई और जेई आपस में भिड़ गए। ऑफिस में दोनों के बीच मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के बीच सीलिंग बुक करने के बदले 5,000 रुपए की अवैध वसूली को लेकर विवाद हुआ था और इस पर बात इतनी बिगड़ गई कि नौबत मारपीट तक आ गई।
चीफ इंजीनियर राजीव शर्मा ने अधिशासी अभियंता को मामले की जांच रिपोर्ट सौंप दी। वो सामान ले रहा है और कुछ नहीं सामान ले रहा है मेरा सामान क्या ले तुमने कैसे कह दिया आपने क्या ले जाओगे तुमने कैसे कह दिया आपने क्या ले जाओगे और जो कागज लूंगा क्या ले जाओगे और विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हमला किया है। बैठक को स्मृति ईरानी ने हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अकेले मोदी को हराने में नाकाम है और कांग्रेस को मोदी को हराने में सहारे की जरूरत पड़ रही है, तो उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी ली है। आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। यह हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। और महागठबंधन की बैठक पर सीएम धामी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। सीएम धामी ने ट्वीट करके लिखा कि मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान ये है कि सूरज को हटाया जाएगा। तो सियासी तौर पर चुटकी लेने की कोशिश की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ये देखिए वो लिख रहे हैं कि मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान ये है कि सूरज को हटाया जाए। महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उतने ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबा ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है, जिनका एक दूसरे को बचाने के लिए देवतुल्य जनता को ठगने का प्रयास एक बार फिर से विफल होगा। तो आपने स्मृति ईरानी को सुना और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसे गठबंधन की बजाय ठगबंधन करार दिया है। झांसी के बुडाई गांव में लाखेरी डैम का पानी डूब क्षेत्र में आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और पानी इस कदर भरा है कि ग्रामीण अपना घर छोड़ने को मजबूर है। उधर मामले पर एसडीएम का कहना है कि डूब क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों को मुआवजा दे दिया गया है। अभी तक कुछ लोगों ने गांव खाली नहीं किया और जिस वजह से उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया है। तो देखिए लाखेरी डैम का जो पानी है वो डूब क्षेत्र में जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये डूब क्षेत्र है और डूब क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं उनको मुआवजा दिया गया और जो लोग अभी तक गांव नहीं खाली किए हैं उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। तो लोगों से गांव खाली करने की अपील भी की जा रही है। तो झांसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लाखेरी डैम के डूब क्षेत्र में गांव आता है और पानी बढ़ने से यहां पर अब पानी भरना शुरू हो गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।